तो आप सब कैसे हैं? अभी हमने रिसेंटली क्लास 12 की एक पूरा चैप्टर कंप्लीट किया, मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, और अगला जो वीडियो लेक्चर सीरीज़ है वो बेसिकली क्लास 11th का एक चैप्टर है, द सेल, द यूनिट ऑफ लाइफ। ये क्लास 11th का यूनिट 3rd का फर्स्ट चैप्टर है, और मैं समझता हूँ कि इस चैप्टर से एक बायोलॉजी का एक बेसिक कॉन्सेप्ट बिल्डअप होता है स्टूडेंट्स का, और वहीं से बायोलॉजी को वो और अच्छे बेटर वे में अंडरस्टैंड कर सकता है। अगर इन टर्म्स को, इन छोटे छोटे पॉइंट्स को बहुत अच्छे से क्लियरिटी होगी तो बच्चों को आगे के टॉपिक्स में कभी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो बच्चों, आप ध्यान से इन सारी चीज़ों को पढ़ना कि इस चैप्टर के अंदर बेसिकली हम सेल्स के बारे में स्टडी करेंगे, टाइप्स ऑफ सेल्स के बारे में पढ़ेंगे, और उससे पहले थोड़ी बहुत डिस्कवरी को देखेंगे कि सेल को फर्स्ट टाइम किसने डिस्कवर किया था, सेल है क्या। ठीक है, तो अगर आप अपने सराउंडिंग्स में देखो तो बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स हैं, उनमें से कुछ ऑर्गेनिजम्स हैं लिविंग और कुछ हैं नॉन लिविंग। ये बात तो क्लियर है। तो अगर अपने आप सराउंडिंग में देखो तो जो ऑर्गेनिजम्स हैं उनको अगर आप ब्रॉडली 2 कैटेगरीज में डिवाइड करो तो आप बोलते हो कि कुछ तो क्या है, लिविंग ऑर्गेनिज्म है, लिविंग ऑर्गेनिज्म है, और कुछ क्या है, नॉन लिविंग थिंग्स हैं, नॉन लिविंग हैं। ये बात तो क्लियर है सभी को। अब देखिए, जब इस चैप्टर को हम स्टडी करते हैं, क्योंकि इस चैप्टर का नाम ही है सेल, तो जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं वो सभी ऑर्गेनिजम्स जो हैं वो सेल से मिलकर के बने होते हैं। तो कह सकते हैं कि लिविंग ऑर्गेनिज्म कंसिस्ट विथ सेल, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं। और अगर हम ब्रॉडली लिविंग ऑर्गेनिजम्स को कैटेगराइज करें कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स को हमने ब्रॉडली 2 कैटेगरीज में डिवाइड किया। अभी हम यहां पर सेल्स के बेसिस पे डिवीजन कर रहे हैं, ऑन द बेसिस ऑफ सेल, और सेल में भी नंबर के बेसिस पे हम डिवीजन कर रहे हैं। तो यहां पर बेसिकली अगर कोई लिविंग ऑर्गेनिजम्स consist with single cell, consist with single cell, that living organism called as unicellular organism, unicellular organism. If the living organism consists with a single cell, that living organism called as unicellular organism. If suppose the living organism consists with multiple cell or many cells called as multicellular organisms. ये बात तो सभी को क्लियर है यहाँ तक कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं वो बेसिकली किस चीज़ से मिलकर के बने होते हैं, सेल से मिलकर के बने होते हैं। और अगर वो लिविंग ऑर्गेनिज्म एक सेल से मिलकर के बना हो तो उसे हम बोलते हैं यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, और अगर एक से ज़्यादा या मल्टीपल सेल से मिलकर के लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं तो उनको हम क्या बोलते हैं, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स। यहाँ तक सभी चीज़ें क्लियर हैं बच्चों। अब देखो, एक छोटी सी बात है कि सेल्स को अगर डिफाइन किया गया कि व्हाट इज सेल, तो हम बोलते हैं कि सेल इज द फंडामेंटल स्ट्रक्चरल एंड functional unit of all type of living organism। ये बात तो
क्लियर है आपको? और फर्स्ट टाइम या आप कह सकते हैं कि फर्स्ट टाइम लाइव सेल को जो डिस्क्राइब किया था, फर्स्ट टाइम लाइव सेल को डिस्क्राइब किसने किया था? कोई मुझे बताएगा? उनका नाम क्या था? एवी लिवनॉक हॉक। इन्होंने फर्स्ट टाइम लाइव सेल को क्या किया था? डिस्क्राइब किया था। उसके बाद एक सर रॉबर्ट ब्राउन सर आते हैं, इनका रॉबर्ट ब्राउन, इन्होंने बाद में क्या डिस्क्राइब किया था? डिस्कवर्ड द न्यूक्लियस। सेल के अंदर क्या होता है? न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। तो रॉबर्ट ब्राउन सर ने क्या डिस्क्राइब किया था? डिस्कवर किया था न्यूक्लियस को। ये बात तो क्लियर है। उसके बाद फाइनली इन 1838 मैथिस सेल्डन, ये एक जर्मन बॉटनिस्ट थे। ये एक जर्मन क्या थे? बॉटनिस्ट थे, जिन्होंने फर्स्ट टाइम क्या डिस्क्राइब किया था? इन्होंने सेल थ्योरी दिया था। इन्होंने फर्स्ट टाइम सेल थ्योरी दिया था और इन्होंने ये बोला कि इन्होंने बहुत सारे प्लांट्स को स्टडी किया, बहुत सारे प्लांट्स को स्टडी किया और उन्होंने ये बोला कि जितने भी प्लांट हैं ये कंसिस्ट होते हैं, कंसिस्ट विथ डिफरेंट टाइप ऑफ सेल्स। इसी को बाद में इन्होंने क्या बोला? टिश्यू। ठीक है, टिश्यू क्या होता है? बेसिकली क्लस्टर ऑफ सेल्स को ही हम क्या बोलते हैं? टिश्यू। यहां तक चीजें क्लियर है सभी को? उसी टाइम पर एट द सेम टाइम अप्रोक्सीमेटली 1839 में टी श्वान ने स्टडी किया था। क्या स्टडी किया था? कोई मुझे बताएगा? द एनिमल सेल्स। एनिमल सेल्स को क्या किया था इन्होंने? एनिमल सेल्स को स्टडी किया और फाइनली ये रिपोर्ट किया दैट द सेल हैड, रिपोर्ट किया द सेल हैड अ थिन आउटर लेयर, और इसी आउटर लेयर को हम करेंटली क्या बोलते हैं? कॉल्ड एज प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ये बात तो सभी को क्लियर है। इन्होंने 1839 में ये रिपोर्ट किया एनिमल सेल को स्टडी करके कि एक थिन आउटर लेयर प्रेजेंट है और उसी लेयर को हम क्या बोलते हैं? आज के टाइम क्या बोलते हैं? उसी लेयर को हम बोलते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ये बात सभी को क्लियर है? यहाँ तक अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है तो आप बोल सकते हो और कमेंट बॉक्स में लिख करके पूछ सकते हो। ये छोटे छोटे पॉइंट्स हैं जिसको आप लर्न कर सकते हो, क्योंकि ये पॉइंट्स कभी एग्जाम्स में तो डायरेक्ट पूछे नहीं जाते हैं, लेकिन एटलीस्ट आपको ये चैप्टर आप पढ़ रहे हो तो एटलीस्ट आपको पता होना चाहिए कि सेल थ्योरी किसने फर्स्ट टाइम डिफाइन किया था, बस और कुछ नहीं। क्योंकि इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स और आगे हैं, आप उनको अंडरस्टैंड कर सकते हैं। उसके बाद फाइनली इन्होंने इन 1855 में एक साइंटिस्ट थे
जिनका नाम था आर विर्चॉ, इन्होंने फर्स्ट टाइम एक्सप्लेन किया था दैट द सेल डिवाइड एंड form a new cell were formed from pre-existing cell। तो इन 1855 में आर विर्चो ने फर्स्ट टाइम ये बताया कि सेल जो है वो डिवाइड होती है और नई जो सेल्स बनती है वो अपनी पुरानी प्री एग्जिस्टिंग सेल्स से ही क्या करते हैं, फॉर्म करते हैं बाय द हेल्प ऑफ सेल डिवीजन। ये बात तो क्लियर है सभी को। फाइनली उसके बाद इस थ्योरी को भी मॉडिफाइड किया और मॉडिफाई करने के बाद सेल थ्योरी दी गई और वहां पर दो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बोले गए। पहला पॉइंट ये है, ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म आर कंपोज्ड ऑफ सेल एंड अ प्रोडक्ट ऑफ सेल। तो पहली चीज तो ये क्लियर हुआ, जितने भी लिविंग, ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म आर कंपोज्ड ऑफ सेल एंड प्रोडक्ट ऑफ सेल। मीन्स जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो सभी सेल से मिलकर के बने हुए हैं। और दूसरा पॉइंट है जिसको अभी हमने अंडरस्टैंड किया कि ऑल सेल अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल। जितने भी सेल्स हैं वो सभी किससे अराइज होती हैं, प्री एग्जिस्टिंग सेल से ही अराइज होती हैं। ठीक है, तो अगर हम इसको थोड़ा सा और चीज़ों को और अच्छे से थोड़ा सा देखें, ये तो सिर्फ डिस्कवरीज हो गई कि कब कब किन किन टर्म्स को डिफाइन किया, तो आप हमेशा इस चीज़ को अंडरस्टैंड कीजिएगा कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं वो सभी सेल से मिलकर के बने होते हैं। इसीलिए सेल को हम क्या बोलते हैं कि सेल इज़ द फंडामेंटल स्ट्रक्चरल यूनिट है किसकी, लिविंग ऑर्गेनिजम्स की। ये बात तो क्लियर है। तो अगर हम बात करें यहाँ पर ब्रॉडली कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स की बात करें तो यहाँ ब्रॉडली उन लिविंग ऑर्गेनिजम्स को हमने दो कैटेगरीज में डिवाइड किया। एक को हमने बोला प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स, दूसरे को हमने बोला यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स। प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स में अगर हम बात करें तो ऑल द टाइप ऑफ बैक्टीरिया। अगर हम प्रोकैरियोटिक्स ऑर्गेनिजम्स का एग्जांपल देखें तो जितने भी टाइप के बैक्टीरिया वो सभी क्या है, प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स। अगर हम बात करें ब्लू ग्रीन एल्गी, ब्लू ग्रीन एल्गी जो है वो किसका एग्जाम्पल है, ये भी एक तरह का क्या है, प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म। अगर हम बात करें माइकोप्लाज्मा तो ये भी एक तरह का क्या है, प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म। और अगर हम बात करें निमोनिया, निमोनिया क्या है, एक तरह का बैक्टीरिया है। तो कुछ आप एग्जाम्पल्स हैं जिनको आप याद करके रख सकते हैं कि प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स का एग्जाम्पल्स क्या क्या हैं। ये बात तो सभी को क्लियर है। अगर हम यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स की बात करें तो यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स के एग्जाम्पल्स हैं प्लांट, एनिमल, ईस्ट, फंजाई और कुछ और भी एग्जाम्पल्स हैं। तो जितने भी टाइप्स के प्लांट हैं वो सभी क्या हैं, एक तरह के यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स हैं। जितने भी एनिमल्स हैं वो सभी क्या हैं, एक तरह के यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स हैं। तो एनिमल्स, ह्यूमंस क्या है, एक तरह के प्रोकैरियोटिक हैं या यूकैरियोट्स हैं। ह्यूमंस भी एनिमल की कैटेगरी में ही आते हैं, इसलिए ह्यूमंस क्या है, एक तरह के यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स हैं। ठीक है बच्चों, यहाँ तक चीज़ें क्लियर हैं। तो अगर हम बात करें
कि जो ब्रॉड लेवल पे जो डिफरेंस है प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स और यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स में, तो यहां पर वेल डिफाइंड, या आप बोल सकते हो लैक ऑफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, ठीक है, या आप बोल सकते हैं नॉट वेल डिफाइंड। और यूकैरियोट की केस में अगर हम बात करें तो प्रेजेंस ऑफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, या आप बोल सकते हैं कि वेल डिफाइंड मैनर में क्या प्रेजेंट है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट है। चलिए इस चीज़ को थोड़ा सा और डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन से देखते हैं। तो हमने बात किया लिविंग ऑर्गेनिजम्स की, यहाँ पर हमने बात किया प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स, और यहाँ पर हमने बात किया यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स। ये बात तो सभी को क्लियर है। प्रोकैरियोट के केस में हमने देखा कि यहाँ पर वेल डिफाइंड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन क्या है, एब्सेंट है। तो अगर हम किसी बैक्टीरिया के स्ट्रक्चर्स को ड्रॉ करें, तो सपोज ये बैक्टीरिया है, तो बैक्टीरिया का सर्कुलर क्रोमोसोम्स प्रेजेंट है। और अगर हम किसी एनिमल सेल्स की बात करें, तो यहाँ पर वेल डिफाइंड क्या प्रेजेंट है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। तो ये क्या है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, और इसी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के अंदर क्या प्रेजेंट है, क्रोमोसोम्स प्रेजेंट है। ये बात तो क्लियर है सभी को। तो ये क्या है जो ग्रीन कलर से हमने बनाया है, दिस इज कॉल्ड एज न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। और यहां पर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन क्या है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो है वो क्या है, एब्सेंट है। ये तो सभी को क्लियर हुआ। और यहां पर क्या है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट है। ये बात सभी को क्लियर है। अब देखिए होगा क्या कि यहां पर भी फ्लूइड्स प्रेजेंट है और यहां पर भी फ्लूइड प्रेजेंट है, तो दोनों की केस में साइटोप्लाज्म प्रेजेंट होता है। तो ये क्या है बेसिकली, या आप बोल सकते हैं कि सेमी फ्लूइड मैट्रिक्स। सपोज अगर मैं यहां पर बात करूं, सपोज दिस इज योर इरेजर, तो हमने इसको क्या किया, इरेज किया, और हम अब फाइनली, तो इन बोथ प्रोकैरियोट और यूकैरियोट्स में क्या प्रेजेंट होते हैं, सेमी फ्लूइड मैट्रिक्स प्रेजेंट है। इसी को हमने क्या बोला, कॉल्ड एज साइटोप्लाज्म। और ये साइटोप्लाज्म दोनों ही प्रोकैरियोट और यूकैरियोट दोनों में ही प्रेजेंट है। ठीक है, ये बात तो क्लियर है। अब इसी साइटोप्लाज्म को आप क्या बोलते हैं, सेमी फ्लूइड मैट्रिक्स। ठीक है, अब यहां पर जो साइटोसोलिक ऑर्गेनल्स भी प्रेजेंट होते हैं। तो अगर मैं यहां पर बात करूं कि यूकैरियोट्स में बेसिकली, अगर आप यूकैरियोट्स की बात कर रहे हैं, तो यहां पर हैव मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनल्स, हैव प्रेजेंट मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनल्स। और ये मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनल्स कौन कौन से हैं, तो यहां पर हम बात करते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी कॉम्प्लेक्स। ठीक है, ये सभी क्या है, मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनल्स। लाइसोसोम्स, लाइसोसोम्स भी क्या है, एक तरह का मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनल है। माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है, माइक्रो बॉडीज। और अगर हम बात करें प्लांट सेल्स की, तो प्लांट सेल्स में क्या प्रेजेंट होते हैं, वैक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं। तो ये भी क्या होते हैं, मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनल्स हैं। ठीक है, और यहां पर जैसे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट होता है, उसी तरीके से एब्सेंस ऑफ मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनल्स। तो बेसिकली होता क्या है
कि प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स में मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनल और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट होती है, और यूकैरियोट्स के केस में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनल्स क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं। ये बात सभी को क्लियर है? यहाँ तक सभी को क्लियर है? चलिए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को और हम डिफाइन कर देते हैं। तो अगर हम यहाँ पर नॉन मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनल्स की बात करें, नॉन मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनल्स की अगर बात करें तो इसका एग्जाम्पल आता है राइबोसोम्स। ये बात तो क्लियर है सभी को कि राइबोसोम्स क्या है, एक तरह के नॉन मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनल है जो दोनों में प्रेजेंट होता है, प्रेजेंट इन बोथ प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स। ये तो बात क्लियर है सभी को? यहां तक किसी को कोई कंफ्यूजन कि जो नॉन मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनल्स हैं वो दोनों में प्रेजेंट होते हैं, और इसका एग्जाम्पल अगर हम पढ़ें तो राइबोसोम। एक और एग्जाम्पल है, और अगर हम बात करें कि सेंट्रियोल भी एक तरह का क्या है, सेंट्रियोल भी एक तरह का क्या है, नॉन मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनल है। ये भी एक तरह का क्या है, नॉन मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनल है, और ये हेल्प क्या करते हैं, किस प्रोसेस में हेल्प करते हैं, तो हेल्प इन सेल डिविजन्स। ये बात तो क्लियर है सभी को? अगर हम बात करें राइबोसोम्स के बारे में, तो राइबोसोम्स जो हैं वो बेसिकली साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट होते हैं। कहाँ प्रेजेंट होते हैं, फाउंड इन साइटोप्लाज्म बेसिकली किसको हम बोल रहे हैं, सेमी फ्लूइड मैट्रिक्स को ही हमने क्या बोला, साइटोप्लाज्म। साथ में आप ये भी रिमेंबर रखिएगा कि ये सिर्फ साइटोप्लाज्म में नहीं प्रेजेंट होता है, ये सिर्फ साइटोप्लाज्म में ही नहीं प्रेजेंट होता है, ऑल्सो फाउंड इन क्लोरोप्लास्ट एंड माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, माइटोकॉन्ड्रिया एंड एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो राइबोसोम्स जो है वो आपके सेमी फ्लूइड मैट्रिक्स मीन साइटोप्लाज्म में तो प्रेजेंट है ही है, साथ में क्लोरोप्लास्ट, माइटोकॉन्ड्रिया और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे भी प्रेजेंट है, और बेसिकली इसका मेन फंक्शन क्या है, हेल्प इन प्रोटीन सिंथेसिस, हेल्प इन प्रोटीन सिंथेसिस। ठीक है, तो आपको चीजें क्लियर हुई कि बेसिकली मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनल जो हैं वो सिर्फ और सिर्फ यूकैरियोट्स में प्रेजेंट होते हैं, प्रोकैरियोट्स में एब्सेंट होते हैं। लेकिन अगर आप नॉन मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनल्स की बात करें तो ये दोनों में प्रेजेंट होते हैं, प्रेजेंट इन बोथ प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म। और इसका एग्जाम्पल क्या है, राइबोसोम्स और सेंट्रियोल्स। ये बात सभी को क्लियर है यहाँ तक? तो अगर हम बात करते हैं डिफरेंट टाइप ऑफ सेल्स, क्योंकि सेल्स की अपनी एक अलग मॉर्फोलॉजी होती है, एक अपना अलग शेप होता है, उनका एक साइज होता है। तो जस्ट एक एग्जांपल के तौर पर हम आपको कुछ पिक्चर्स दिखाते हैं। तो बेसिकली अगर हम बात करें तो ये जो है वो क्या है, रेड ब्लड सेल्स। रेड ब्लड सेल्स का अगर शेप की अगर हम बात करें तो इनका राउंड शेप होता है, बाइकॉनकेव शेप होता है। और रेड ब्लड सेल्स जो होती हैं वो बेसिकली 7 माइक्रोमीटर की होती हैं। अगर इनकी लेंथ के बेसिस पे अगर हम बात करें, अगर हम लेंथ के बेसिस पे बात करें तो 7 माइक्रोमीटर इनका क्या होता है, लेंथ होता है। अगर हम वहीं पर माइकोप्लाज्मा की बात करें, अगर हम वहीं पर माइकोप्लाज्मा
कि अगर हम बात करें तो माइकोप्लाज्मा जो है वो बेसिकली उनका जो सेल का लेंथ है, माइकोप्लाज्मा उनका जो सेल का लेंथ है 0.3 माइक्रोमीटर है, ठीक है। और अगर हम बैक्टीरिया की बात करें, बैक्टीरिया के अगर हम लेंथ की बात करें तो बेसिकली 3 to 5 माइक्रोमीटर है, ठीक है। तो ये इनके अगर लेंथ की बात किया जाए तो रेड ब्लड सेल्स का लेंथ कितना है 7 माइक्रोमीटर, माइकोप्लाज्मा की अगर हम बात करें तो 0.3 माइक्रोमीटर, बैक्टीरिया की अगर हम बात करते हैं तो 3 to 4, 3 to 5 अलग अलग बुक्स में ये वैल्यू थोड़ी ऊपर नीचे है, बट एग्जैक्ट अगर वैल्यू आप देखो तो 3 to 5 माइक्रोमीटर। अगर आपसे कोई पूछे लॉन्गेस्ट सेल्स कौन सी है तो लॉन्गेस्ट सेल्स कौन सी हैं, नर्व सेल। ये क्या है, लॉन्गेस्ट सेल्स हैं, ठीक है। तो आप देख रहे हैं कि ये रेड ब्लड सेल्स हैं, ये वाइट ब्लड सेल्स हैं, ये क्यूमुलर एपिथेलियल सेल्स हैं, ये मेसोफिल सेल्स हैं और ये नर्व सेल हैं। सभी का शेप और साइज क्या है, वेरी करता है। ये बात तो सभी को क्लियर है। अगर हम एक छोटा सा एग्जांपल और देखें कि अगर हम यहाँ पे कंपेयर करते हैं तो ये एक टिपिकल यूकैरियोटिक सेल्स का स्ट्रक्चर है। इसमें ये वाला जो पार्ट है, इस वाले पार्ट को हम क्या बोल रहे हैं, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। ये जो है बेसिकली यहाँ पर क्या है, जेनेटिक मटेरियल प्रेजेंट है। ये क्या है, बेसिकली क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया है, ठीक है। गोल्जी बॉडी, ठीक है। राइबोसोम्स हैं ये सभी, ये स्मॉल डॉट्स क्या है, राइबोसोम्स हैं। तो अगर हम यूकैरियोट्स की बात करें तो यूकैरियोट्स के सेल का आप लेंथ देखो 10 to 20 माइक्रोमीटर है, ठीक है। अगर हम टिपिकल बैक्टीरिया की बात करें तो बैक्टीरिया का लेंथ कितना इसमें इंडिकेट कर रहा है 1 to 2, लेकिन कुछ बैक्टीरिया की लेंथ कितनी भी हो सकती है 3 to 5 माइक्रोमीटर भी हो सकती है। पीपीएलओ का कोई फुल फॉर्म बताएगा, प्लूरो निमोनिया लाइक ऑर्गेनल्स, ठीक है। प्लूरो निमोनिया लाइक ऑर्गेनिजम्स, ये क्या है, एक तरह के प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स हैं। इसका फुल फॉर्म अगर आपसे कोई पूछे तो आप बोल सकते हो प्लूरो निमोनिया लाइक ऑर्गेनिजम्स। बात क्लियर है सभी को। तो और अगर वायरसेस की बात करें तो वायरसेस का साइज और भी छोटा है। तो आप इस वीडियो लिंक को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। और हमने ये चैप्टर स्टार्ट किया है, स्टेप बाय स्टेप सारे पॉइंट्स को हम क्लियर करते जाएंगे, सारे टॉपिक्स को हम क्लियर करते जाएंगे। और एटलीस्ट आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि इस एनसीईआरटी के कॉन्सेप्ट को समझने के लिए इन वीडियो लेक्चर सीरीज़ को आप देखिए और एटलीस्ट आप एक बार किसी भी बुक को लेकर के रीडिंग ज़रूर कीजिए। मैं इस वीडियो लिंक के अंदर कुछ बुक्स को भी उनका लिंक दे देता हूं और अगर आप चाहें तो उनको विज़िट कर सकते हैं, चाहें तो आप परचेज़ कर सकते हैं, अमेज़ॉन पर अवेलेबल है। लेकिन कंडीशन ये है कि एटलीस्ट वीडियो देखने के बाद एक बार आप चैप्टर्स को ज़रूर रीड कीजिए। थैंक यू वेरी मच टू ऑल माई लवली ऑडियंस। Keep support and keep share these videos with your all friend, relative and your junior seniors. Thank you very much.